आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरों के साथ एक और बड़ी खबर आपके सामने। आज के नए मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। 25 सितंबर से लगने जा रहा है दोबारा से लॉकडाउन। जानिए वायरल खबर की सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि सरकार जल्द ही एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है। मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि सरकार जल्द ही एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने जा रही है। 25 सितंबर से लगने जा रहे इस लॉकडाउन का आदेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) की तरफ से बताया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोकथाम लगाने के लिए सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। फैसले में यह भी कहा गया है कि इस बार लॉकडाउन का और सख्ती से पालन करवाया जाएगा। 46 दिन का होगा लॉकडाउन। वायरल हो रही खबर में कहा गया है कि आपदा विभाग के एक लेटर पैड पर सरकारी आदेश लिखा हुआ है कि ये लॉकडाउन 46 दिन का होगा। साथ ही कहा गया है कि NDMA योजना आयोग के साथ मिलकर PMO और गृह मंत्रालय से गुजारिश करती है कि 25 सितंबर की रात से लॉकडाउन को लगा दिया जाए। हालांकि इस दौरान सभी आवश्यक सेवाएं पहले की तरह चलती रहेंगी। क्या कहता है PIB का फैक्ट? हालांकि सरकार की तरफ से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB द्वारा किए गए फैक्ट चेक में इस खबर को फर्जी बताया गया है। PIB फैक्ट चेक के मुताबिक केंद्र सरकार तरह संबंध में न तो कोई आदेश जारी किया है, न ही इस संबंध में कोई विचार विमर्श के लिए नोटिस जारी किया है। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपके सामने। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। प्याज के निर्यात पर सरकार ने रोक लगाई। भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी है। कटे हुए और पाउडर फॉर्म को छोड़कर सभी किस्मों के प्याज के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जाहिर तौर पर ये कदम घरेलू मांग पूरी करने और प्याज का दाम कम करने के मकसद से उठाया गया है। हाल में दिल्ली में प्याज 35 से 40 रुपए में बिक रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसके मुताबिक विदेशी व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992 के सेक्शन 3 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने प्याज की निर्यात नीति में ये संशोधन किए हैं। आज की एक और बड़ी खबर आपके सामने। बड़ी खबरों के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। ग्लोबल टाइम्स ने दी धमकी, जवाहरलाल नेहरू की गलती दोहरा रहे नरेंद्र मोदी, 1962 के युद्ध की दिलाई याद। इंडिया चाइना फेस ऑफ चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स एक बार फिर से 1962 के जंग की याद दिलाकर धमकाने में जुट गया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जवाहरलाल नेहरू की गलती को दोहरा रहे हैं। ग्लोबल ने दी धमकी, 1962 को याद रखे भारत। चीन का सरकारी प्रोपेगेंडा मीडिया भारत को धमकाने और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में जुटा हुआ है। चीनी विश्लेषक झांग शेंग ने दावा किया कि भारत पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती को दोहरा रहा। ग्लोबल टाइम्स ने आरोप लगाया कि भारत का वर्तमान प्रशासन सीमा पर आक्रामक व्यवहार दिखा रहा है। आज की बड़ी खबर आपके सामने निकल कर आ रही है। आज के मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह कोरोना पॉजिटिव, PGI लखनऊ में भर्ती करवाया गया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें PGI लखनऊ में भर्ती करवाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनका नमूना लिया था। बता दें कि रविवार तक यूपी में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3,12,414 हो चुकी है। इनमें से 2,39,485 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या प्रदेश में 68,122 है, जबकि 4,429 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में 75 लाख टेस्ट का आंकड़ा पार कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार रविवार को लखनऊ में 847, कानपुर में 338, प्रयागराज 370, गोरखपुर 234, गाजियाबाद 267, वाराणसी 224, नोएडा 186, बरेली 158, मुरादाबाद 85, मेरठ 233, अलीगढ़ UP 168, सहारनपुर 114, झांसी 116, देवरिया 102, बाराबंकी 78, बलिया 78, अयोध्या 60, शाहजहांपुर 97, जौनपुर 60 समेत कुल 6,239 मरीज मिले हैं। दोस्तों आज के नए समाचार देखते रहे लगातार। एक और बड़ी खबर आपके सामने। दोस्तों आज के नए समाचार देखते रहे लगातार। एक और बड़ी खबर आपके सामने। चीन की चालाकियों को नाकाम करने के लिए अलग तरह की तैयारी में जुटी भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय कर रहा है खास इंतजाम। कारगिल में 18,000 फीट ऊंची बर्फ की चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ने का अनुभव रखने वाली भारतीय सेना के लिए लद्दाख की खून जमा देने वाली बर्फीली पहाड़ियां कोई मायने नहीं रखती।
चीन से तनातनी फिलहाल आने वाले ठंड के दिनों तक खत्म होती नहीं दिखती, इसलिए सेना ने ठंड के दिनों में भी चीनियों से मोर्चा संभालने के इरादे से खुद को तैयार कर लिया है। लद्दाख के उच्च ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले भारतीय बल तैनात हैं। लद्दाख की बर्फीले पहाड़ियों पर उन्हीं भारतीय सैनिकों को तैनात किया गया है जिन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे ठंडे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में ग्लेशियर पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रहने का वास्तविक अनुभव है। इसके विपरीत किसी भी चीनी सैनिक को अंटार्कटिक तरह की स्थिति में 50 डिग्री सेंटीग्रेड में रहने का वास्तविक प्रशिक्षण नहीं है। यह इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि भारतीय सेना ने अपनी रणनीति बनाने में इसका ध्यान रखा है। दरअसल भारतीय सैनिक पिछले 3 दशकों से कश्मीर की घाटी में हर रोज आतंकवाद रोधी अभियानों में लगे हुए हैं। एलएसी पर लंबी तैनाती के लिए तैयारी के लिहाज से रक्षा मंत्रालय ने भी सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री, आवास, ईंधन, विशेष कपड़े, जूते के साथ ही अतिरिक्त सैनिकों और वाहनों की गणना करके इंतजाम शुरू कर दिए हैं। उच्च ऊंचाई वाले युद्ध के मामले में विशेषज्ञों का मानना है कि भारत चीन पर बढ़त बनाए हुए है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल की बेलफर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की एक रिपोर्ट बताती है कि हिमालयी रेंज में भारतीय सशस्त्र बल चीन की सेना को हरा सकते हैं और विशेषज्ञों को गलत साबित कर सकते हैं कि भारत सैन्य ताकत में चीन से पीछे है। कागज पर भले चीन भारत से अधिक मजबूत दिखाई दे सकता है, लेकिन वास्तव में भारतीय सैनिकों को अत्यधिक ठंडी जलवायु में लड़ने के लिए बेहतर सुसज्जित और प्रशिक्षित किया जाता है। चीन के पास भारत की तुलना में बड़ा रक्षा बजट है, लेकिन युद्ध पैसे से ज्यादा लड़ाकू जवानों के हौसले और जज्बे से लड़ा जाता है। चीन के पास अधिक हथियार हो सकते हैं, लेकिन ठंड में युद्ध लड़ने के अनुभव में भारत आगे है। भारत के पास लगभग 3.4 मिलियन सैनिक हैं, जबकि चीन के पास 2.7 मिलियन है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में बेलफर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स भी कहता है कि भारत की वायुसेना बेहतर परिचालन क्षमताओं के कारण चीन की तुलना में बेहतर है। मिराज 2000 और सुखोई 30 ने भारतीय वायुसेना को चीन के J-10, J-11 और सुखोई -27 फाइटर जेट से बढ़त दिलाई है। भारत के पास सभी मौसम में इस्तेमाल होने वाले मल्टी रोल विमान भी हैं, जबकि चीन में केवल J-10 में ही यह क्षमता है। अब तो भारत के पास राफेल जैसा ताकतवर लड़ाकू फाइटर जेट है जो बर्फीली पहाड़ियों वाली लद्दाख सीमा के हिसाब से फिट बैठता है। राफेल वह मल्टी रोल लड़ाकू विमान है जो पहाड़ों पर कम जगह में भी उतर सकता है। राफेल की ऊंचाई पर जाने की क्षमता 300 मीटर प्रति सेकंड है, जो चीन पाकिस्तान के विमानों को भी मात देता है। भारत के पास चीन के मुकाबले युद्ध लड़ने का ज्यादा अनुभव है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध लड़कर जीते भी हैं। दूसरी ओर चीन ने वियतनाम के खिलाफ 1979 में आखिरी युद्ध लड़ा था। जब उच्च ऊंचाई के युद्ध की बात आती है तो भारतीय सेना चीन से बेहतर दिखाई देती है। भारत के पास कई विमान हैं जो उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम हैं, जबकि चीनी पायलटों को सीमित आपूर्ति और ईंधन के साथ तिब्बत में अपने एयरबेस में कठिन मौसम की स्थिति के कारण उड़ान भरना पड़ता है। दूसरी ओर मौसम की अनुकूल परिस्थितियों के साथ भारतीय आपूर्ति ठिकाने एलएसी के पास हैं। दूसरी ओर चीन इस समय कई देशों के साथ एक ही समय में मोर्चे खोलकर बुरी तरह उलझ गया है। मेजर जनरल जगतवीर सिंह, सेवानिवृत्त, बताते हैं कि लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी कई गुना अधिक चुनौतीपूर्ण है। इन तापमानों और ऊंचाई पर न केवल दुश्मन के मुद्दे हैं, बल्कि मौसम और स्वास्थ्य भी हैं। इनके लिए भोजन की व्यवस्था करना तब और कठिन हो जाता है जब बर्फबारी के कारण सारे सड़क मार्ग बंद हो जाते हैं। ऐसे में सिर्फ परिवहन जहाज का ही सहारा होता है, इसलिए वायुसेना की एक पोस्ट हवा में बना दी जाती है, जिससे विमान या हेलीकॉप्टरों द्वारा खाद्य आपूर्ति गिरा दी जाती है। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गर्म भोजन दिया जाता है। कुछ ऐसे सैनिक भी होते हैं जो टिंडर भोजन पर जीवित रहते हैं। कठोर सर्दियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों को गर्म रखने के लिए पर्याप्त कपड़े या खाने की जिम्मेदारी सेना, कमांड, कोर, एरिया, डिवीजन और ब्रिगेड के विभिन्न मुख्यालयों की बढ़ जाती है। इसमें स्लीपिंग बैग, कोट, जूते और ऊनी पतलून और निश्चित रूप से काले चश्मे और दस्ताने शामिल हैं। मेजर जनरल बताते हैं कि बर्फीली चोटियों पर तैनात सैनिकों के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है उसके रहने का स्थान। रात के समय तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे गिरने पर सैनिक खुले में नहीं रह सकते। अधिक ऊंचाई पर तैनात सैनिकों के लिए बर्फ या आर्कटिक टेंट की भी व्यवस्था किया जाना बहुत जरूरी होता है। अदला बदली के लिए अतिरिक्त सैनिकों की व्यवस्था पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि अग्रिम चौकी को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। ठंड की वजह से कभी कभी हथियार भी जवाब दे जाते हैं, तो उनकी मरम्मत के लिए अलग पोस्ट और कार्यशालाओं की स्थापना करनी पड़ती है। इसके अलावा आवश्यकताओं में प्रमुख चिकित्सा सुविधा भी है, जिसके लिए मेडिकल एड पोस्ट, एडवांस ड्रेसिंग स्टेशन बनानी पड़ती है ताकि सैनिकों को तत्काल इलाज मिल सके।
भारतीय सेना समय समय पर इन सब प्रक्रियाओं और प्रणालियों का परीक्षण करती रहती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो सके। आज के नए मुख्य समाचार देखते रहे लगातार। एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपके सामने। जालौन पुलिस से घिरने के बाद नाली में कूद गया हिस्ट्री शीटर और लगाई मीडिया को बुलाने की गुहार। जालौन मुखबिर की सूचना पर बदमाश को पकड़ने पहुंची पुलिस उस समय मुश्किल में पड़ गई जब पुलिस की घेराबंदी देख बदमाश नईम खान पास में बने नाले में कूद गया और पुलिस के ऊपर कीचड़ उछालने लगा। इस बीच तमाशबीनों की भीड़ लग गई और लोग वीडियो बनाने लगे। हालांकि पुलिस ने थोड़ी मशक्कत के बाद बदमाश को गिरफ्तार अरेस्ट कर उरई कोतवाली में बंद कर दिया है। नाली में कूदकर लगाता रहा मीडिया को बुलाने की गुहार। यूपी में पुलिस का भय अपराधियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इसकी बानगी जालौन के उरई में उस समय देखने को मिली जब पुलिस घेरेबंदी में फंसा बदमाश नाले में कूदकर मीडिया को बुलाने की गुहार लगाता रहा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम हमारा यही समाप्त होता है। जल्दी मिलते नई खबरों के साथ।